नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके हिंदी के पाठ्यक्रम से व्याकरण भाग पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण भाग में आपके पास है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक। बच्चों, प्रायः जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कई बच्चे जो हैं वो अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और लिखते समय ख़ास तौर से उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए या अनुनासिक का। आपकी इसी समस्या को हटाने के लिए मैं आज आपको अनुस्वार और अनुनासिक जो विषय है उसे विस्तार से पढ़ाने जा रही हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक आपके पाठ्यक्रम में है और उसके लिए 2 मार्क्स जो हैं निर्धारित हैं। आपको शब्दों में से यह छांटना होता है कि किस शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ है और किस पर अनुनासिक। इसी प्रकार आपको इससे बनने वाले प्रश्नों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द को शुद्ध रूप में बनाना होता है। तो जब आप अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग समझेंगे तभी आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अनुस्वार और अनुनासिक प्रकरण में हम सबसे पहले अनुनासिक पढ़ेंगे और बाद में अनुस्वार। तो आइए जानते हैं कि अनुनासिक क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वह किस प्रकार से इसको पढ़ने के बाद दूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनु का मतलब होता है बाद में और नासिक का मतलब होता है नाक, यानी नाक से आने वाली ध्वनि। तो अनुनासिक जो है वे स्वरों के उच्चारण में ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो कि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी वे शब्द जिनके उच्चारण में हमें नाक के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और इसे हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो स्वर मुंह और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह भी काम में आता है और नाक भी काम में आती है, यानी नाक की ध्वनि भी काम में आती है, उसे कहा जाता है अनुनासिक। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसा बनता है और जिसे आप चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह आप शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा यानी शब्दों के ऊपर लगने वाली जो रेखा है, ये हमने आप देख रहे हो सब शब्दों पर हमने रेखा खींच रखी है और ये रेखा ही शिरोरेखा कहलाती है। तो इस शिरोरेखा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हम चंद्र बिंदु लगाकर करते हैं और चंद्र बिंदु का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो इस प्रकार होता है, यह आप जानते हैं। अब देखिए कि ये ध्वनि जो है वो वास्तव में स्वर का गुण है, यानी आप इसे व्यंजन के साथ नहीं लगाएंगे। तो एक बहुत ही अनुनासिक को समझने का एक सीधा तरीका तो ये कि ये इसकी जो ध्वनि है वो हमेशा, इसकी जो आवाज़ है वो हमेशा स्वरों के साथ ही लगाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्वर का गुण है, ये व्यंजन का गुण नहीं है। और स्वर आप बेटा जानते हैं कि वे वर्ण जो कि बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। हमारे पास हिंदी में 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, री, ए, आई, ओ और आउ। इन स्वरों को जो ऊ और ऊ भी, तो इनको जो हम स्वर कहते हैं, ये 11 स्वर होते हैं और इसके साथ ही हमेशा जो है अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। इसके उच्चारण में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का नाद, यानी हम कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक कंपन हमें सुनाई देता है, जिसके कारण यह जो है अन्य चिन्हों से अलग जान पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चांद, तो आप देखिए चांद, जो ये ध्वनि आ रही है वो मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। तो इसीलिए हम इसका उच्चारण कह रहे हैं कि नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है और एक विशेष प्रकार की कोमलता आ जाती है जो कि उच्चारण में हमें दिखाई देती है चांद। तो हम कहते हैं उसे बोलते हैं इस प्रकार की
चांद। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब स्वर जो है मुख और नाक दोनों की सहायता से निकलते हैं तो वे कहलाते हैं अनुनासिक। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है आंगन, आप देखिए आ एक स्वर है और आंगन। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि जो चंद्र बिंदु है उसके उच्चारण में कुछ अलग से समय नहीं लगता, वो स्वर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये स्वर का गुण है। उसके लिए किसी विशेष, जैसे अगर मैं कहूँ कि कंधा, तो कंधा में क अनुस्वार है ऊपर लगा हुआ, न और धा, न का जो है हमें समय देना पड़ रहा है कंधा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुआं, तो आ बोलने के साथ मुझे किसी और प्रकार का और मात्रा की वृद्धि नहीं हो रही है, कोई और अतिरिक्त समय नहीं लग रहा है, ये इस स्वर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए कुआं। बस ध्वनि जो है यानी हम जो बोल रहे हैं उसमें आ के साथ में, मुंह के साथ में, आ के साथ में आ यानी नासिका की ध्वनि भी जो है जुड़ गई है, इसीलिए यह अनुनासिक है। अब देखिए क्या हम कह सकते हैं कि सिंपली लिखे जाने वाले आ, उ और अ जो है वो आ, उ और अ से एक जैसे हैं? नहीं, यही आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यदि मैं लिखती हूँ ह और मैं लिखती हूँ हाँ, तो दोनों के अर्थ में अंतर होता है। अ जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग आता है और हाँ जो है वह बहुवचन के लिए प्रयोग में आता है। तो आप जानेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग करने के पश्चात शब्दों के अर्थ में अंतर आता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है हंस, इसमें प्रयोग है अनुस्वार का। हंस यानी कि वह जो एक पक्षी होता है जो कि जल में तैरता है, और हंस, हंस मतलब हंसना जो क्रिया है। तो आप देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक का अगर हम सही स्थान पर प्रयोग नहीं करेंगे और दोनों के में जिसका प्रयोग किया जाना है उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ, यानी कि अर्थ ही बदल जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखेंगे, लिखा है वहाँ पर बाट और आगे में चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए लिखा है बाँट, यानी कि ध्वनि जो है वो मुंह से भी है और नाक से भी है। पहले वाले बाट का मतलब होता है तोलने वाले बाट, मेजरमेंट जिनसे हम करते हैं, और बाँट मतलब बांटना जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है बाँट। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुनासिक का प्रयोग करने से शब्दों के अर्थ में जो है वह अंतर आता है, इसीलिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि अनुनासिक का सही प्रयोग। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं एक विशेष बात जो है वो अनुनासिक के बारे में, कि क्या अनुनासिक का प्रयोग हमेशा चंद्र बिंदु के रूप में होता है या किसी और तरह से भी होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन स्वरों की मात्राएं ऊपर लगती है, यानी शिरोरेखा के ऊपर, मैंने अभी आपको समझाया था, शिरोरेखा के ऊपर जिन स्वरों की मात्राएं लगती है उनके साथ जो है अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में ना होकर केवल बिंदु के रूप में होता है। वह कैसे होता है देखते हैं। जैसे मैं अगर लिखती हूँ कहीं, तो आप देखेंगे कि कहीं में ही के अंदर जो है वह बड़ी की मात्रा लगी होती है, और यहाँ पर अगर उच्चारण की तरह हम देखें कहीं कहीं, तो यहाँ पर मुंह और नासिका, नाक दोनों से आवाज़ आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर चंद्र बिंदु लगना चाहिए था। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्थान की कमी रहती है इसीलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु ना लगकर केवल अनुस्वार लगाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुस्वार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है मात्राओं के साथ में सिर्फ बिंदु के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है जिन शब्दों में ई, ए, आई, ओ, औ की मात्राएं आती हैं, यानी जिन स्वरों की मात्राएं ऊपर आती है, रेखा के शिरोरेखा के ऊपर आती है, वहाँ पर जो है स्थान की कमी होने के कारण चंद्र बिंदु के बजाय सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। इसी प्रकार और उदाहरण भी है, जैसे आप देखते हो मैं, हम अक्सर लिखते हैं मैं, तो मैं ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा, यानी यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। इसी प्रकार नहीं और नहीं, तो नहीं में आप चंद्र बिंदु लगाकर नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, हमें लिखना होगा नहीं। और
आगे का एक और शब्द लिखा है चौंक, यानी चौंकना, चौंक जाना, सरप्राइज होना, वहाँ पर भी है बिंदु लगा हुआ है अनुनासिक के स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर। तो बच्चों आज आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अनुनासिक का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, अनुनासिक का प्रयोग कब चंद्र बिंदु के रूप में न होकर अनुस्वार के रूप में होता है, और अनुनासिक जो है ध्वनि जो है वह क्या है। तो यहाँ पर ये सब मैंने स्पष्ट किया है, आप एक बार इन्हें समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए और अगले वीडियो में हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।